अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हमने बात करनी है कराची बार के सालाना इंतखाबात से मुतालिक। एक बार फिर तनाज़ा खड़ा हो गया है। वो तनाज़ा क्या है वो आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के हक में सिंध के वकला की तरफ से एक और बड़ा और अहम फैसला सामने आया। क्या है वो पूरी डिटेल्स के साथ आपके सामने शेयर करेंगे। लेकिन सबसे बात करते हैं पहले जबरी गुमशुदगियों से मुतालिक। इनफोर्स डिसअपेरेंस एक लफ्ज है जो कि जबरी गुमशुदगियों से मुतालिक हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो है इस्तेमाल किया जाता है। और इसी नाम से जबरी गुमशुदगियों का तायुन लगाने के लिए, यानी कि किसी इदारे ने उनको तहवील में लिया था, कोई नेगेटिविटी सरगर्मी में था, कोई मुल्क और कौम की सालमियत के खिलाफ काम कर रहा था, तो मुख्तलिफ तहकीकाती इदारे उस शख्स को तहकीकात के लिए या किसी मकसद के लिए अपनी तहवील में लेते और उनको उनकी जांच पड़ताल के लिए भी बाकायदा तौर पर जो कमीशन भी बनाया गया है, उसका भी इनफोर्स डिसअपेरेंस के नाम से ही कमीशन बनाया गया है, जिसमें तवील अरसे तक साबिक जस्टिस जावेद इकबाल साहब जो है वो चेयरमैन रहे और उसके अलावा हर सूबे से अलग अलग उनके मेंबर भी शामिल होते हैं। तो आजकल यासिन से जो मेंबर है वो है जस्टिस रिटायर्ड नजर अकबर साहब। इसके जो इनफोर्स डिसअपेरेंस के नाम से जो कमीशन बनाया गया, यानी कि जबरी गुमशुदगियों से मुतालिक उनका तायुन लगाना है, उस तरह कमीशन बनाया गया है। तो उसमें यह मुकर्रर किया गया है। आज इस पे बात करने का मौका इसलिए मिला कि मैं दिन में जिस तरह इस्लामाबाद या पूरे पाकिस्तान के जितने भी अदालती मामला होते हैं उस पर नजर रहती है, तो मैंने साकिब बशीर साहब का ट्वीट देखा जिसमें उन्होंने ट्वीट में लिखा हुआ था, जो उनका ट्वीट था मैं आपके सामने रखता हूं ताकि वो आपको अंदाजा हो जाए कि ये मामला चल क्या रहा है। उन्होंने कहा जी, ईमान मजारी ने लफ्ज जबरी गुमशुदगियों का इस्तेमाल किया। ये लफ्ज ज्यादातर दहशतगर्द इस्तेमाल करते हैं जिसका मकसद नस्ली तासुब को उभारना है। एनसीसीए के गवाह अनीस का जरह में जवाब। टेक्निकल असिस्टेंट अनीस, लगता है कि ये जवाब देकर फंस गए हैं। ये कैसा जवाब है कि जबरी गुमशुदगी लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, हालांकि ये लफ्ज अदालतों में इस्तेमाल होता है। ये साकिब बशीर साहब लिखते हैं। अब इसको ट्वीट को जब मैंने पढ़ा तो मेरा, चूंकि अदालतों की कवरेज करते हैं, तो वहां पर जो जबरी गुमशुदगियों से मुतालिक या मिसिंग पर्सन या लापता जो अफराद हैं उनकी बाजियाबियों से मुतालिक सबसे ज्यादा अगर कोई केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं, खासतौर पर जो लोग लापता है सिंध में, और खासतौर पर उनकी बाजियाबी से मुतालिक सिंध हाईकोर्ट में केसेस आते रहे। सिंध हाईकोर्ट में कई केसेस में हम खुद उसमें एक गवाह के तौर पर हैं। जब अदालतों में ओपन कोर्ट में जब समाअत होती है तो यहाँ पर लफ्ज एक इस्तेमाल होता है जी, ये जबरी गुमशुदगी साबित हो चुकी है, किसी इदारे ने फलां फलां शहरी को जो अपने तहवील में लिया है, लेकिन उसका फ्यूचर क्या होगा। उस हवाले से मैंने कई दफा खुद अदालतों के ऑर्डर पढ़े भी, देखे भी, और मेरे सामने भी हुए। जो सिटिंग जो है हाई कोर्ट के जजेस हैं, इन्होंने भी ऑर्डर्स किए। उन्होंने जो वजारत दाखिला है पाकिस्तान की, उनसे, वजारत दिफा से, और इसके अलावा जो दीगर जो महकमे रेलिवेंट, उनसे जवाब मांगा था कि अगर चले तायुन हो गया, चूंकि ये जो इनफोर्स डिसअपेरेंस से मुतालिक जो कमीशन है उसके सामने, या जो जीआईटी बनती है उसके सामने, ये चूंकि आईएसआई, एमआई और इसके अलावा एफआईए और इसके अलावा पुलिस, यानी कि सूबाई और वफाकी इदारे, तमाम जो तहकीकाती इदारे, वो सारे इस मामले में शामिल होते हैं। साबित हो जाता है तो उसके बाद अदालतों ने कि ये फलां शख्स जो जबरी गुमशुदगी उसकी, तो उसमें जब साबित हो जाता है तो अदालतों ने कई अहले खाना को उनको मुआवजा भी दिलाया। कई अहले खाना को जबरी गुमशुदगी होने का जो तायुन है वो हो जाने के बाद अहले खाना को सिंध हुकूमत को कहा है कि आप इनको मुआवजा दें। तो सिंध हुकूमत ने कई लोगों को चेक्स हमारे सामने दिए हैं जिसमें लाखों रुपए उनको दिए गए हैं। कई की बेटियों की शादियों के मसले थे, कईयों के रहन सहन का मसला था। लेकिन इसी के साथ साथ अदालत ने वजारत खारजा, वजारत दाखिला, वजारत जो है वो दिफा और दीगर जो रेलिवेंट डिपार्टमेंट हैं, उनसे अदालत ने अपने फैसलों में लिखा, पूछा, जवाब मांगा कि जब ये इनफोर्स डिसअपेरेंस साबित हो जाती है कि तायुन हो गया है, तो उसके बाद उस शख्स का फ्यूचर क्या होगा, उस बारे में मजीद कानून क्या कहता है, उस हवाले से, क्योंकि इबहाम है, वो बहम में सारी चीजें, उस हवाले से क्या अहकाम देने, क्या इकदाम होने, उसका फ्यूचर क्या है, क्या करना है, इस हवाले से किसी को कुछ नहीं पता होता। तो उसके हवाले से उन्होंने जो है वो अहकाम दे रखे हैं, पूछ रखा है, लेकिन अब तक उसका जो है वो तायुन नहीं हो सका कि अब जो ये साबित हो जाए जबरी गुमशुदगी है तो उसका करना क्या है। इसी तनाजुर में मैंने कई जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, खासतौर पर चाहे वो सिंध में हो, बलूचिस्तान में हो, खैबर पख्तूनख्वा में, या इस्लामाबाद में, पंजाब में,
तो वहां पर जो है वो अक्सर जब ये गुमशुदगियों के मामला सामने आते हैं या केसेस रिपोर्ट होते हैं, तो उनके साथ हमदर्दी के लिए जो इंसानी हकूक के खास तौर पर अलंबरदार समझे जाते हैं, वो आगे जाते हैं और न सिर्फ एहतजाज करते हैं बल्कि उनके हक में आवाज भी उठाते हैं। क्योंकि जो कानूनी माहिर खासतौर पर मैंने यहाँ सिंध में देखा, जिब्रान नासिर साहब और भी कई वकला हैं जो केसेस की पैरवी करते हैं, तो वो जाके केसेस अदालतों में फाइल भी करते हैं और उनके हक में मीडिया पे, सोशल मीडिया में और जहां जहां जो जो प्लेटफॉर्म होती है उनके ऊपर आवाज उठाते हैं। तो इसी तरह जो ईमान हाजिर मजारी साहिबा जो है इस्लामाबाद में होती है, वकील है, कानूनदान है, और बलोचों से मुताल्लिक या किसी भी शहरी की जबरी गुमशुदगी का कोई प्रोटेस्ट चल रहा हो या उनके अहले खाना जब ये बात करते हैं, जी हमारे सामने किसी ने इदारे ने उठाया, उसके बाद उसका कुछ पता नहीं, उसके प्यारे का जो भी उसका भाई, बेटा, बाप, कोई भी खानदान का फर्द होता है, तो उसके हक में आवाज उठाते। तो वो ट्वीट भी मुख्तलिफ औकात में शायद करते रहेंगे। तो ये जो मैंने आपको साकिब बशीर साहब का ट्वीट पढ़ के सुनाया, ये उसी में आज जब उनके खिलाफ जो मुतनाज़ा ट्वीट्स हैं हादी साहब के खिलाफ या ईमान हाजिर मजारी के खिलाफ, तो उसके बाद वहां पर जो सरकारी गवाह था उसने बयान में कहा कि ये लफ्ज इस्तेमाल करती है जबरी गुमशुदगी। हालांकि जबरी गुमशुदगी का लफ्ज तो क्रिएट किया है हुकूमत पाकिस्तान ने, और जब ये मेंबरान या कमीशन जो उनको मुकर्रर किया जाता है 3 साल के लिए, चाहे कॉन्ट्रैक्ट पर हो, तो वहां पर भी ये लिखा जाता है, बाकायदा तौर पर अदालतों में भी ये चीजें लिखी जाती हैं। तो फिर बाकी मरीम नवाज साहब और कई लोगों के बारे में भी आ रहा है कि उन्होंने भी मुख्तलिफ मौकों पर जब हुकूमत में नहीं होते तो इसके ऊपर आवाज भी उठाते हैं और जो अहले खाना या फैमिली हैं उनके लिए, उनके साथ भी खड़े होने का दावा करते हैं। उसके बाद फिर अब ईमान मजारी साहिबा ने ये बात कर दी तो उनके ऊपर जुर्म बन गया। उसमें जो गवाह थे हनीफ साहब, वो भी कह रहे हैं जी ये इस्तेमाल करती हैं। तो बड़ी हैरान कुन सूरत हाल है। ये इस पर इतनी लंबी बात करने का मकसद यही था कि कौम समझे कि मामला तो हो क्या रहा है। अब होता यह है कि अगर चूंकि जो कानून गलत है, ठीक है, या जो जो वक्त पर बात होती रहती है वो जिसको जिस वक्त सूट करती है उस वक्त तो उनको सही लग रहा होता है, और जिस वक्त उनको ये सूट नहीं लग रही कर रही होती तो उस वक्त फिर बात करने वाले लोग चाहे सोशल मीडिया पे हैं, मीडिया पे हैं, चाहे वो अपोजिशन में है, सहाफी हैं, कोई भी है, तो वो गद्दार डिक्लेयर हो जाता है। तो इस तरह ईमान हाजिर मजारी साहबा को भी जो है वो इस तरह की मुश्किलात का सामना है। इस तरह हमें सबको भी इसी तरह रोज इस चीज का इदराक भी है और रहता भी है दिमाग में कि कभी भी आप कोई भी बात करेंगे तो शायद अगर किसी को वो पसंद ना आई, हालांकि वो उनके अपने कानून के ऊपर आवाज उठाई जाती है, तो उस पर गद्दार डिक्लेयर कर देते हैं और केसेस बना दिए जाते हैं। तो इस पे बात करने का बुनियादी तौर पर मकसद ये था। आगे मैं बढ़ता हूं और आगे जो है, चूंकि सबसे पहले तारिक जहांगीरी साहब से मुतालिक बात करेंगे। तारिक जहांगीरी साहब से मुतालिक सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से पहला एक जो है वो अलामिया जारी किया गया है। उसमें उन्होंने तारिक महमूद जहांगीरी साहब की बरतरफी की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। और सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सदर है मोहम्मद हसीब जमाली साहब, साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान के साहबजादे हैं, उन्होंने अलामी में कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज की उजलत और गैर शफाफ अंदाज में की गई बरतरफी अदलिया की आजादी और जजेस के तहफ़्फ़ुज़ के खिलाफ वर्जी है। हाजिर सर्वे जज की बरतरफी की बुनियाद जो है मुतनाज़ा हक़ाइक़ हैं। और उन्होंने कहा कि जज की बरतरफी से ऐसे वक्त जज की बरतरफी ऐसे वक्त की गई जब हुक्म इम्तना मौजूद है और अदालती कार्रवाइयां ज़ेर इल्तवा है। हाजिर सर्वे जज की बरतरफी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अहकामात या उनके इख्तियारात में मुदाखलत है और मावरा आइन व कानून अहकामात अदालती आज़ादी पर संगीन हमला है। ऐसे इकदामात आइन में दर्ज इख्तियारात की तकसीम को नुकसान पहुंचाते हैं और ये इंतहाई खतरनाक नज़ीर कायम की जा रही है और अदालती एहसाब को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। मुख्तसर हुक्मनामे के बाद फौरी तौर पर डी नोटिफाई करना बहुत सारे सवालों को जन्म देता है, ये जो है एलामी में कहा गया है। अगली खबर जो और भी इंपॉर्टेंट है वो भी कराची बार के इंतखाबात ना कराए जाए। पिछली वीडियोज में मैंने तवील से बात की है, अगर आपने नहीं देखी तो जरूर देखिए। उसमें उन्होंने जो है वो नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर किए गए थे हैक नवाज टालपुर एडवोकेट साहब। उन्होंने खत लिखा है और खत में क्या कहा है और उसके बाद फिर फोन पे मेरी जब उनसे बात हुई तो उस पर क्या कहा है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले हम खत की बात करते हैं। वो मुस्तफी हुए, उन्होंने इस्तीफा दिया है और उन्होंने इस्तीफा जो है कराची बार को भिजवाया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने। उन्होंने कहा कि 21 दिसंबर को बतौर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिम्मेदारियां संभाली थी। गैर मामूली सूरत हाल के पेश नजर तमाम उम्मीदवारों के साथ इजलास में दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। आजाद और शफाफ इंतखाबात के लिए 200 से जायद
गैर जानिबदार पोलिंग स्टाफ दरकार होगा। उम्मीदवारों में मुशावरत के बाद 17 जनवरी को पोलिंग का ऐलान किया गया। कुछ उम्मीदवारों ने इब्तिदाई तौर पर इत्तेफाक राय के बाद सियासी मफादात के तहत मामलात को मुतनाज़ा बनाया। ऐसी सूरत में इस सूरत हाल में सोशल मीडिया पर जाती हमलों का सामना करना पड़ा। इज्तिमाई फैसले को जाती फैसला करार देकर बार के जमहूरी असूलों और ज़ात को नुकसान पहुंचा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ओहदा संभालना जब बार का वकार और खुद मुख्तियारी दौ पर लगाकर की थी। अगर नेक नीति से किए गए फैसले पर अमल दरामद नहीं होता तो ओहदे पर रहने का कोई इखलाकी जवाज नहीं। बगैर ज़मीर के इख्तियार खोखला और बगैर आज़ादी बगैर आज़ादी से इज्जत जो है बेमानी हो जाती है। मैंने फोन किया ये खत सामने आने के बाद। हाकिम नवाज जालपुर साहब सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, और चूंकि पहले जो इलेक्शन करवाए जा रहे थे वो चूंकि वकला हजरात जो है एक दूसरे के ऊपर जैसे उम्मीदवार ट्रस्ट नहीं करते, तो उसमें सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की मुशावरत या रजिस्ट्रार साहब की मुशावरत के बाद जो माजी में इंतखाबात होते रहे उसमें डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते थे। लेकिन पिछली बार चूंकि मैंने एक तवील से बता चुका हूं कि कराची बार का जो मौजूदा सेटअप है, सदर जनरल सेक्रेटरी और दीगर नहीं चाहा जा रहा, या वो इस वक्त उनकी कबूलियत या मकबूलियत नहीं है, मकबूलियत है बल्कि कबूलियत नहीं है, तो इसलिए उनको नहीं चाहा जा रहा कि अगले इलेक्शन लड़के 2026 के लिए भी कराची बार के अहदेदारों के तौर पर मुंतखब हो गया है। तो इलेक्शन ना कराया जाए, तातुल पैदा किया जाए, वोट बैंक तोड़ा जाए, इस तरह के हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो उसी की कड़ी नजर आई पिछले दिनों के अचानक इंतखाबात थे और अचानक जो पता चला जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनकी तबीयत नासाज है, खराब हो गई। वो उस दिन मुलतवी हुए, फिर जिस तरह 2-3 डेटें आई और वो भी आज इस नतीजे पर पहुंची कि जो नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक वकील सीनियर वकील थे वो मुकर्रर किए गए थे, तो उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। अब मामला बड़ा गंभीर हो चुका है, संगीन हो चुका है। लगता है कि जैसे आपको याद होगा कि पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा में जो है उनकी असम्बलियों के लिए इलेक्शन करने का ऑर्डर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, और फिर जस्टिस काजी फैज ईसा साहब आए और फिर उन्होंने ऐसा ऑर्डर दिया कि आज तक वो जो सियासी जमातें जिनकी कबूलियत शायद ना थी, मकबूलियत ज्यादा थी, वो आज तक अपनी कमर सीधी नहीं कर पा रही। तो ये भी इलेक्शन शायद कोई काजी फैज ईसा साहब जैसे कोई शख्स आएंगे वो कराएंगे, और फिर हुकूमत या उनके जो रेलिवेंट डिपार्टमेंट या जिनकी दिलचस्पी है वो अपनी मर्जी का नताइज हासिल कर सकेंगे, तभी शायद कराची बार के इलेक्शन हो पाए। हालात इस हद तक पहुंच चुके हैं। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।